आज के शो में मईशत की कश्ती मुसलसल डामाडोल, अशियाए जरूरत अवाम की पहुंच से दूर, स्टॉक एक्सचेंज की डूबती उभरती नफ्स, डॉलर ओपन मार्केट में 190 रुपए पर पहुंच गया। क्या मिफ्ता इस्माइल मईशत संभालने के अहल? क्या वफाक की माशी टीम में इसहाक डार का होना नागुज़ीर? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। पाकिस्तान माशी क्राइसिस में मुसलसल हमने देखा है कि हमें अपने करंट अकाउंट के हवाले से IMF की सपोर्ट दरकार रही है, माजी के दौर में भी रही है, अभी भी है। लेकिन ये जो क्राइसिस इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, जिसमें एक करेंसी क्राइसिस भी है, एक डेट क्राइसिस भी है, एक एक्सटर्नल अकाउंट क्राइसिस भी है, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? इसकी सिवियरिटी, इसका मैग्नीट्यूड, क्या इससे पहले ऐसा क्राइसिस पाकिस्तानी मईशत ने सियासी या माशी क्राइसिस झेला है, देखा है? क्या एक आदमी इस क्राइसिस से हमें निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? एक जमात निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती? ये बहुत से सवाल आते हैं जो हम इससे पहले भी उठाते रहे। लेकिन आज जिस नुक्ते पे, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहां से आगे बढ़ने के लिए कौन से अहम फैसले हमें करना नागुज़ीर है, इस अहम सवाल के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जनाब शब्बर ज़ैदी साहब प्रोग्राम में साथ हैं, माहिर मईशत के, टैक्स उमूर के। हमारे साथ इरफान इकबाल शेख साहब सदर FPCCI प्रोग्राम में साथ, और अकील करीम डेडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर है, मारूफ बिजनेसमैन है। अकील करीम डेडी साहब, आपसे आगाज करते हुए प्रोग्राम का ये फरमाइएगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए इससे पहले और जो मौजूदा क्राइसिस है, क्या आपने देखा इन दोनों में कोई फर्क है? ये क्राइसिस ज्यादा भारी है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, या ये माजी के क्राइसिस की तरह ही क्राइसिस है जो 2018 में भी था और उससे पहले भी था? देखें, पहले और अब में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। पहले ये था कि आपके पास गुंजाइश बन रही थी, लेकिन अब खैरी बात है कि CPEC में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब आपके ऊपर कर्जों का बोझ काफी बढ़ गया है। अगर हम लोकल कर्जों को देखते 29,000 अरब है, अगर हम बाहर के देखते तो 125 बिलियन डॉलर हैं। फिर आप ये देखें कि आपकी रुपी काफी वीक हो चुका है, और उसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक बात है कि अभी आपसे इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो पा रही। अभी आपको IMF से पैसे लेने हैं। अभी आपको चाइना की, आपने देखा होगा कि कल उन्होंने 300 अरब रुपए अपने मांग लिए हैं, क्योंकि उनसे आपको 2.3 बिलियन डॉलर आने हैं जो आपने रीशेड्यूलिंग की है। तो वो आपका पैसा लग रहा है कि रुक गया है, और उन्होंने कंडीशन दी होगी कि आप हमें 300 अरब दे तो आपको ये हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें खतरनाक है, और सबसे खतरनाक बात ये है कि पीछे तो कोविड की वजह से आपकी ट्रेवलिंग वगैरह बंद हो गई जी। अब फिर ट्रेवलिंग शुरू हो गई है। 350 मिलियन डॉलर के तो सिर्फ हमारे लास्ट मंथ के टिकट है। अब अगर आप इसके ऊपर कोई चीज नहीं करेंगे, फिर आप पाम ऑयल की प्राइस $1800 पे चली गई है, ब्रेंट की प्राइस 110-115 के बीच में है। तो इसके लिए आपको अब कंज्यूमर सोसाइटी बनानी पड़ेगी ताकि ये चीजों का इस्तेमाल आप कम करें। हम तो कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेके सब्सिडी दे रहे हैं और खा पी रहे हैं। अब ये काम नहीं चलेगा। अब आपको इससे बाहर निकलना होगा, वरना और मसाइल हो जाएंगे। सब्सिडी जरूर दे, सब्सिडी फॉर पुअर होनी चाहिए, सब्सिडी फॉर ऑल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अकील साहब ये बताएं कि जिन करेक्शंस की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत ऐसे अहल है कि वो करेक्शंस कर सके? बहुत से लोग कह रहे हैं इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन इलेक्शंस के बाद भी कोई जमात 200 सीट्स तो लेके नहीं आएगी। क्या वो कर सकेगी फैसले? ये फिर यही ड्रामा रिपीट होगा? ये आप ज़हन में रखें कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट इतने बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को ये खतरा होगा कि अगर हमने ये कहा तो अवाम हमारे खिलाफ हो जाएगी। मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पिछली गवर्नमेंट में शौकत तरीन साहब ने सब्सिडी दी है, फिर उन्होंने, आप ये देखें कि टी-बिल के रेट किस बुरी तरह बढ़े हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने IMF से एक एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट क्या किया है कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं करोगे। अरे भाई, स्टेट बैंक से जब आप बोरो नहीं करोगे तो ये 4 बैंक तो आपको पैसे देंगे, तो रेट तो बढ़ते जाएंगे। 29,000 अरब पे अगर आपका टी-बिल 16-17% पे तो आ ही जाएगा, जो दिख रहा है। तो आप ये देखें कि आपकी डेट सर्विसिंग कहाँ जाके पहुंच जाएगी।
अब ये डेट सर्विसिंग आप पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसके बाद आप इस चक्कर में रहेंगे कि पेट्रोल भी सस्ता दे, डीजल भी सस्ता दे, आवाम को खुश भी रखे, आवाम को अपनी तरफ लेके आए, हमें वोट भी दे। ये अब नहीं चल सकता। अब पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेने, अब लेने हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को भी टफ डिसीजन लेंगे, और नहीं ले सकते तो कोई एक ऐसा सेटअप ले आओ ताकि ये सारी गंद को साफ करे, और साफ करने के बाद इलेक्शन करवाए। इसके बगैर अब रास्ता नहीं है। मैंने ये जो आपको कहा है ना कि $350 मिलियन के मंथली टिकट इशू होने शुरू हो गए, ये कहां से लाएंगे पैसे भाई आप? अब IMF को आप जाके कहते हैं कि आपको $2 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आपको नई शराय पे डाल देगा। आप पहले पिछले तो ले लो, जो $3 बिलियन हमने लेने, पहले उसी को ले लो, छोटी मोटी प्राइस बढ़ा के जान छुड़ाओ, क्योंकि अभी तो आपकी रीपेमेंट का भी इशू है, आपका ट्रेड डेफिसिट का भी इशू है। इसके अलावा लग्जरीज को बैंड करो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां फौरी तौर पे बैंड करो। 1300 सीसी के ऊपर CKD जितनी भी आप बकवाते ना, उसको रोक दो फॉर द टाइम भी, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन नहीं है कि आप फर्दर चढ़ सको। और ये कि इस वक्त लड़ाई मुल्क की खातिर खुदा के लिए पीछे रखो, एक टेबल पे बैठो। अब इस मुल्क को जिस पे आप हुकूमत करना चाहते हैं, अगर उसमें जान होगी तो हुकूमत करोगे ना, या उसको उड़ा दोगे आप लोग? मैं आपको यकीन से कहता हूँ, पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को कह रहा हूँ, ये इरफान शेख साहब और बैठे हैं ये फेडरेशन वगैरह, इनको भी रोडों पे निकलना पड़ेगा। वो भाई, ये मुल्क जिस नंबर में हम फंस चुके हैं ना, इनकी पॉलिटिकल लोगों की लड़ाई में, ये मुल्क उड़ जाएगा। और अगर आप लोग इसके ऊपर नहीं जागोगे तो फिर जिस मसला, अगर एक दफा हम डिफॉल्ट पे चले गए तो फिर आप देख लेना क्या हाल होता है। हमें तो बराबर मुल्क से सीखना चाहिए। श्रीलंका बहुत छोटा मुल्क है, उसके बहुत छोटे इशू थे, फिर भी वो सरवाइव नहीं हुआ। हमारे तो 22 करोड़ की पॉपुलेशन है भाई, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशन। हमारे यहाँ तो ग्रोथ भी नीचे आएगी। हम 16-15% पे आपका T-बिल का ऑप्शन हुआ है, लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट 12.5% होगा। गधे, 12.5 के दर 17, जो पैसे लिए जाते हैं जिस रेट में, वो इंटरेस्ट रेट होता है। हमारे यहाँ T-बिल 15% है, तो काइबो रेट भी 15 ही होगा, और 15 प्लस 4-5 पे आपको पैसे देते हैं। 20% से पैसे लेके इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी? मुझे नहीं लगता कोई चला पाएगा। सही बात है। मैंने उस दिन भी अकील साहब, इरफान साहब से बात हुई थी, आज तो खैर स्टूडियो में साथ हैं, तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि शरह सूद को 7% पे आना चाहिए। खोलनी पड़ेगी जी। लेकिन अकील साहब ये बताएं कि फिर अभी जो जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं ये सवाल दूसरों के सामने भी रखूंगा, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक ऐसा सेटअप आए जो कि सारे गंद को साफ करे और फिर उसके बाद फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाए, यानी फौरी फ्रेश इलेक्शन हल नहीं है, तो ये कितने दिन का सेटअप होना चाहिए, महीने या साल का? नहीं लेंगे डिसीजन। पॉलिटिकल लोग बोलेंगे भाई अगर ये पिछली गवर्नमेंट की मुसीबत है तो हम अपने गले में क्यों बांध दें। आज नवाज शरीफ साहब ने सबको बुलाया हुआ है। मैं यकीन से कहता हूँ, मुझे नहीं पता क्या वो किस लिए बुलाया है, लेकिन अक्ल कहती है वो यही कहेंगे कि यार दूसरों की गंद हम क्यों साफ करें। वो सीधी एक ही बात करेंगे, दूसरों को कहेंगे उन्होंने यही कहना है कि भाई हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इन्होंने आके सब खान मार के हमको उड़ाया इन्होंने, और अब ये खुद भुगते। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये मुल्क का मसला है यार, सबको बैठना पड़ेगा। अभी आपके पास माशाल्लाह पैनल अच्छा है, सबर जैदी समझदार आदमी है, अच्छी बात आपको वो भी बता सकते हैं। इरफान शेख साहब हमारे भाइयों की तरह है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जागने वाला टाइम आ गया है, अब सोते हुए काम नहीं चलेगा, अब बाहर बैठ के काम नहीं चलेगा, अब किसी की वाबस्तगी नहीं है, हमारी वाबस्तगी हमारा मुल्क है, और इसके लिए अब बात करनी है। किसी को बुरा लगता है भले लगे, लेकिन साफ सुथरी बात करने की अब जरूरत है। वेट करोगे फर्दर मुसीबत में जाओगे। $10.5 बिलियन का रिजर्व लेके अभी हम बैठे हैं, आपके रुपये की तो लोग ऐसी की तैसी कर देंगे इस रिजर्व के ऊपर। सही। तो अच्छा, ये बात मैं इरफान साहब से पूछ भी लेता हूँ। इरफान साहब, अकील करीम डेडी साहब कह रहे हैं कि वक्त सड़कों पर निकलें, और एक बात एक तरह से दुरुस्त है कि कोई भी सियासी हुकूमत ये फैसले शायद नहीं कर सके। इरफान साहब, आप क्या समझते हैं, आप भी मुतालबा करेंगे कि एक ऐसा कोई साफ शफाफ सेटअप, कोई टेक्नोक्रेट आ जाए, कुछ आ जाए जो इसको साफ करे, सारे कचरे को जो गंद फैला हुआ है? कोई सियासी हुकूमत ये फैसले नहीं कर सकेगी? इरफान साहब। बिल्कुल 100% अकील भाई के साथ हूँ, 100% बात उनकी ठीक है। क्योंकि जो ये हालात हो चुके हैं, यहाँ पे इकनॉमिक एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तभी जाके सारा सेटअप होगा। और ये हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोलेशन गवर्नमेंट है, नंबर 1। नंबर 2,
वो अपना रेट कम नहीं करना चाहते। तो इस वक्त तो जो हालात है, मैं तो ये इस वक्त थोड़ा सा इस तरह बढ़ाऊँगा कि मेरे ख्याल में 1300 गाड़ी या 1800 सीसी तक उसको मंडे टू फ्राइडे उसको चलने की इजाज़त होगी, उसमें रोड में आई हुई सकती है। दूसरी गाड़ी को सिर्फ 2 दिन के लिए दें हफ्ते में, एक बड़ी गाड़ी आप उसमें सिर्फ 2 दिन चलाते थे, सैटरडे संडे। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। 39.3% पे आपका चला गया है ट्रेड डेफिसिट। 20 बिलियन का आपका करंट अपना अकाउंट का खसारा नजर आ रहा है मुझे। नहीं, 25% का आपका वो नजर आ रहा है। बता रहे हैं कि काइबर प्लस पे जो बोरिंग है और ये हकीकत है, ऐसे में आपको अपनी इंडस्ट्रीज चलाना मुमकिन नजर आता है? जो जॉब क्रिएशन और ये सारी बातें लोग करते हैं, ये मुमकिन भी है ऐसे में इतने इस इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर काइबर प्लस पे जो बोरिंग है? मतलब है कि बच्चा शामिल हो रहा है आपकी उसमें हर साल, और आपके पास जॉब्स है नहीं, और अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं लगती, और इस रेट में इंडस्ट्री लगाना नामुमकिन है, नहीं चल सकता। इस इंटरेस्ट रेट पे नहीं काम चल सकता। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि हम फेलियर की तरफ चले जाएं, डिफॉल्टर की तरफ चले जाएं। हमें फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इसके जो भी मुकद्दर हमारे हल्के हैं उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क के हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि अगर हमने अभी ना किया और इसी वक्त ना किया तो हालात और ज़्यादा खराबी की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप दोनों इस बात पर एग्री करते हैं? शब्बर जदी साहब, आपका तो मैंने अभी कॉलम भी पढ़ा, उसमें आपने ये लिखा हुआ था कि हमें जो है इस वक्त नेशनल असेंबली ये नहीं कर सकती, और आपने ये भी कहा कि अगले इलेक्शन में अगर कोई पार्टी 200 सीट ले, ये आपको नजर नहीं आता। यही बात अकील करीम रेड्डी साहब भी कर रहे हैं, FPCCI के सदर भी कर रहे हैं। लेकिन शब्बर साहब, ये फरमाएगा कि शॉर्ट टर्म फौरी तौर पे तो हमें कुछ अरब डॉलर चाहिए ना इस क्राइसिस से निकलने के लिए, वो भी हमें नहीं मिल रहा जब तक हम IMF प्रोग्राम में नहीं जाते। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान लगता है, बजाय 5-6 महीने बाद कोई सेटअप आ जाए या फौरी आ जाए सेटअप, क्या हो उसका हल क्या है फिर? शब्बर जदी साहब देखिए, सेफान अगर आपको याद हो तो वह पाकिस्तान में पहला आदमी था जिसने कोई 6 महीने पहले 8 महीने पहले ये कहा था कि ये कंट्री बैंकरप्ट है। आपको याद है? आप सारे एकदम मेरे पीछे पड़ गए थे कि आपने ये बात क्यों कही, और मैंने ये भी कहा था कि ये मुल्क नहीं चल सकता। और सारे आप लोग मुझे आके कहा कि शब्बर साहब ने, मुझे इमरान खान ने भी मुझे फोन किया कि जी आप इतना सख्त बात कर रहे हैं। मैंने ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये बात की थी कि ये मुल्क की जो बुनियादें हैं माशी तौर पर वो हिल चुकी हैं, ये मुल्क नहीं चल सकता। इस हमारी मुल्क की अयाशियाँ जो हैं, कौमी, मैं इसको कौमी अयाशी कहता हूँ, हमारे मुल्क की कौमी अयाशियाँ जो हैं, जिसमें हम इस साल तकरीबन 16 से 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे, वो अयाशियाँ जब तक ख़त्म नहीं होंगी ये मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये अयाशियाँ कौन ख़त्म करेगा? जो हम ये बात कर रहे हैं कि कोई नेशनल गवर्नमेंट या कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए और वो इन अयाशी को ख़त्म करे। मैंने इस सिलसिले में बहुत सोच विचार किया है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आइन के दायरे में रहते हुए हमें बड़ी सख्त परेशानी है, और उसका जो हमें रास्ता निकल रहा है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। बात इसमें सिंपल सी है कि ये जो प्रोसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के को हम एक बहरान से निकाल सकें, सैफान, ये बहरान 5-6 महीने का अगर निकाल भी लिया ना आपने, तो ये आगे जाके 23 और 24 में दोबारा खड़ा हो जाएगा। अब इस वक्त पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ज़रूरत है। मैंने आज एक अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट दिया है शाम को, जिसमें मुझे 5000 जवाब आए हैं। उसमें मैंने कहा है कि 23 और 24 का डिफ़ॉल्ट मुझे नज़र आ रहा है। मगर सैफान, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने माशरे को बहुत मुख्तलिफ पहलुओं से देखा है, और जो हमारे लोगों की बेहिसी है, जो हमारे इदारों की बेहिसी है, जो हमारे सियासतदानों की बेहिसी है, अच्छा शब्बर साहब, जो हमारे अगर समाज की तो बेहिसी है। इसी नुक्ते पे मेरी बात कंप्लीट कर दें। उस बेहसी को देखते हुए मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क को एक झटका लगने दें, और इस झटके को जब झटका लगेगा तो ये इंसान बनेंगे। ये इंसान नहीं बन रहे हैं, और ये मुझे मेरे जाती हिसाब से इनको एक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपने अहम तरीन जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी मईशत में जो किरदार अदा करते हैं, स्टॉक मार्केट से हो, इंडस्ट्रीज़ की नुमाइंदगी FPCCI की तरफ से, और शब्बर जदी साहब एज एन एक्सपर्ट भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सब मईशत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, और उनके राय और उनकी जानिब से जो मुतालबात हैं
आप सब सुन रहे हैं। शफकत अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि हम बैंकरप्ट हैं और खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के जो सूरत हाल नजर आती है, ऐसे में इलेक्शंस या फ्रेश मैंडेट ये हल है कोई? शफकत साहब देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं। आपने मुझे कहा कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में सबसे पहले सैफान, हम ये बताएं, मुझे आप बताएं, आपकी कोई भी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी इन्फॉर्मेशन में चले जाएं, आप ये बताएं कि पाकिस्तान को 2023, 24, 25 में कितना कर्जा पे करना है। मैं फॉरेन डेट की बात कर रहा हूं। तो ये चीज जो पाकिस्तान का फॉरेन डेट का रीपेमेंट ड्यू है, ये हम लोगों से क्यों छुपाते हैं? हम ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है? आप कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उठा लें, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको 23 और 24 में क्यों क्या करना है। सोल्यूशन ये है, रफान में उससे बात, आपके सवाल में बाद में आता हूं। सोल्यूशन ये है कि एक इजलास बुलाया जाए कौमी असेंबली का, जिसमें तमाम आर्मी के चीफ्स भी आए, नेशनल सिक्योरिटी वाले भी आए, और उसमें पाकिस्तान की मईशत का पोजीशन रखी जाए, और उस पोजीशन रखने के बाद वो जो इजलास है वो एक रेजोल्यूशन पेश करे कि पाकिस्तान की जो माशी हालात है उसमें पाकिस्तान को फाइनेंशियल इमरजेंसी चाहिए, और वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ पॉलिटिकल एक्शन चाहिए, और उसका जो कंसेंट है वो आप सुप्रीम कोर्ट से लें, और सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता दे कि 2 साल या 3 साल या 4 साल तक एक गवर्नमेंट, जो कि जिसको आप जो मर्जी कह लें, वो गवर्नमेंट पाकिस्तान में काम करेगी। और ये इसलिए तो मैंने, अगर मेरा आप प्रोग्राम देखें, मैंने कल भी 2-3 जगह पे ये बात की थी कि मुझे कोई रास्ता इलेक्शन की शक्ल में नजर नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान में 2022 या 23 में इलेक्शन होंगे तो ये जो मैंडेट आज पाकिस्तान में है ये इसी तरह स्प्लिट मैंडेट आएगा, और कोई भी पाकिस्तानी पार्टी कोई ओवरवेलमिंग नहीं लेकर आएगी, तो किसी के पास भी वो पॉलिटिकल बेस नहीं होगी कि वो कोई बड़ा सख्त फैसला कर सके। मगर मैं इसमें एक बात और ऐड करता हूं, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जैसे दोनों पार्टी, दोनों ग्रुप ले लें, आप पीपल्स पार्टी ले लें, PMLN ले लें, या इमरान खान साहब ले लें, इन सारों के पास पाकिस्तान के लिए वैसे ही कोई प्लान नहीं है। आप मुझे बताएं, इनमें से किसी ने कभी कोई पाकिस्तान का 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का कोई फाइनेंशियल प्लान कभी अपनी गवर्नमेंट के दौरान में दिया है? ये बेसिकली दुकानदारों की तरह के लोग हैं ये लोग। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब को बड़ा शौक है सुबह 7 बजे 6 बजे उठने का। वो क्यों नहीं ऐलान करते कि जो बिजली है वो सुबह की डे लाइट इस्तेमाल की जाए और तमाम बाजार 6 बजे बंद कर दिए जाएं, और कोई बाजार पाकिस्तान में 6 बजे के बाद नहीं खुले, क्योंकि हमारा मसला बिजली की पैदावार की सलाहियत नहीं है, बल्कि हमें बिजली बनाने की कॉस्ट हम डॉलर में नहीं दे सकते। तो मेरा सवाल है, वो उनको बहुत शौक है सुबह सुबह काम करने का, तो वो क्यों नहीं कहते अपने दुकानदारों को कि भाई सुबह 6 बजे दुकान खोलो और 6 बजे बंद कर दो। ये 12 बजे दुकानें खोलते हैं और रात को 12 बजे 2 बजे तक ये खोलते हैं। ये बेसिकली मजाक है। इनके साथ, इनको मैं सीरियस नहीं लेता, ना मैं इमरान खान के इकोनॉमिक प्लान को सीरियस लेता हूं। ये दोनों हजरात जो हैं, ये आप बता दें मुझे पिछले 2 महीने से कोई एक लफ्ज भी मीडिया पर या सियासतदानों में या असेंबली में उस पाकिस्तान की मईशत के बारे में गुफ्तगू हो रही हो जिसको मैं और आप फेस करने जा रहे हैं। तो हम इनको क्यों सीरियस ले रहे हैं, हम इनके बारे में क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं? तो ये इररेलेवेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, और यही हाल हमारे औरों का भी है। अब सवाल सिर्फ जो है वो ये है कि अब इस सारे जो मझदार है इसको कौन निकालेगा? देखिए, बिजनेस कम्युनिटी का अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, मगर अल्टीमेटली जो परेशानी जिसको है वो पाकिस्तान का वो आदमी है जो पाकिस्तान में रोजगार कर रहा है, किसान है, ये है। वो लोग आज पाकिस्तान की मुस्तकबिल को अच्छा नहीं देख रहे। मगर मेरा ये कहना है कि क्या जो बेहिसी का मैंने पहले जिक्र किया था, क्या वो बेहिसी खत्म हो जाएगी अगर हम इनको इस मझधार से निकाल देंगे? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को एक झटका चाहिए, और वो झटका अगर किसी बुरी शक्ल में भी होता है तो शायद मैं बड़े मकसद के लिए उसको कबूल कर लूं।
सही। और मैं ये इरफान साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी अखिल करीम रेड्डी साहब भी कह रहे थे कि बिजनेस कम्युनिटी को सड़कों पर आना होगा, और हकीकी तौर पर जहां पर इंटरेस्ट रेट पहुंच चुके हैं, यील्ड्स जहां पर पहुंच चुकी है, फिर काइबर प्लस जो बोरोइंग है, तो और इकोनॉमिक इमरजेंसी का आप खुद भी मुतालबा कर रहे हैं, शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, अखिल करीम रेड्डी साहब कह रहे हैं कि कोई इस तरह की हुकूमत आए और वो सारा गन साफ करे। तो क्या आप लोग एफपीसीसीआई और दीगर चेंबर्स और इस प्लेटफॉर्म से सनतकार और फिर छोटे कारोबार, क्या ऐसी कोई हिकमत अमली सोच सकते हैं या सोच रहे हैं? जी, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये है कि कोalition की गवर्नमेंट जो है ना, उसमें ना इतनी पावर होती है, ना उतनी उसमें स्ट्रेंथ होती है कि वो चीज़ों को चला सके आगे। मुझे नहीं लगता कि इनके साथ ये मामला बेहतर हो सकेगा इससे, ना ये डिसीजन ले सकते हैं। अब आ जाए उसमें कि हमने करना क्या है, हमने किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें फॉरेन एक्सचेंज का जो ना फैसला करना है कि हमें आउट ऑफ बुक हमें फैसले करने पड़ेंगे। अब होता क्या है कि हम कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, 10.5 बिलियन हमारे पास है और वो भी मांगे तांगों में गुजारा कर रहे हैं हम। तो हमारा जो सबसे मेन मसला है फॉरेन एक्सचेंज का है। तो मेरी जो राय इस वक्त है कि लोगों के पास जो डॉलर पड़े हैं हमारे यहाँ लोगों के पास डॉलर पड़े हैं, एक लाएँ स्कीम, एक आउट ऑफ बुक्स लेके आए, उसको कहें कि जी जितना डॉलर आप जमा कराएं 1 साल के लिए, हम इसके ऊपर कोई आपको वो नहीं देंगे, लेकिन 1 साल बाद आपके पैसे जो ना उसको हम वाइट कंसिडर करेंगे, ताकि लोग आपको 5-10 बिलियन जो भी इकट्ठा होता है डॉलर वो आपको मिल जाए और आपका एक बेहतर हो जाए, रिजर्व बेहतर हो जाए। नंबर 2 हमारा ये है कि हमने कह दी कि हमारे जो एसेट है, एसेट डिक्लेरेशन, देखिए उसमें एसेट डिक्लेरेशन में है कि हमें लॉन्च करनी पड़ेगी ये स्कीम कि आपकी क्रिप्टो करेंसी है, इसमें तकरीबन $20 बिलियन पाकिस्तानी जो ना इसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हुए हैं। हमने यहाँ तक अभी तक उसको हमने टैक्स ही नहीं किया, उसको टैक्स में लेके आए, नेट में लेके आए, ताकि लोग जो बाहर दुबई और सिंगापुर में जाके करते हैं वो पैसे रिजर्व जो है आपके फॉरेन रिजर्व यहाँ पे आपके कैश हों, यहीं पे आप उसके ऊपर रेवेन्यू भी जनरेट करें अपना, और आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, रिजर्व फॉरेन करेंसी भी आ जाएगी। अब दुबई में देखिए उन्होंने तो एग्जीबिशन भी लगा दिया, इस तरह सिंगापुर में हो गया। अब आ जाए कि हमने और क्या करना है, हमें फौरी तौर पे जितनी नॉन एसेंशियल, जितनी हमारे पास जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, फौरी तौर पे बैन लगा देना चाहिए। कितना होगा ये नॉन एसेंशियल आइटम्स का इंपोर्ट का कितना परसेंटेज है, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से इंपोर्ट्स? ये आप देखेंगे तो ये तकरीबन कोई 5 से 7 बिलियन। इरफान साहब से पूछे, इरफान साहब से पूछे कि वो 6 बजे के बाद दुकान क्यों नहीं बंद करते? जी मुझे आप 6 बजे पूरा पाकिस्तान बंद करा दे, मैं कर दूंगा। नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, वो आपका मैं अकेला बंद कर दूंगा। पूरा पाकिस्तान तो आप ही, पूरा पाकिस्तान तो आप ही चला, इरफान साहब आप ही चलाते ना पूरा पाकिस्तान। एफपीसीसीआई कल कह दे कि बंद करना है। जी बिल्कुल होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, 100% आपकी बात की करता हूं। सुबह ऐलान करें कि एफपीसीआई चाहती है कि दुकानें बंद हो। देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप सारी बातें वो कर रहे हैं जो बिजनेसमैन की बड़ी ख्वाहिश है कि उनका पैसा वाइट हो जाए। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद पैसा वाइट करने का नहीं है, हमारा मकसद है कि जो इमरजेंसी है, जो सूरत हाल है, उसको हम कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करेंगे आप मुझे बता दें। इरफान साहब ये थोड़ा सा घड़े में पानी आ जाएगा, इससे घड़ा सही नहीं होगा। देखिए मैं घड़े में पानी आएगा, अब आप बिल्कुल कहते हैं कि डिफॉल्ट में चले जाए, झटका लग जाए, उसके बाद मुल्क दोबारा उभर सके, इसके टुकड़े हो जाए, तो आप टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं मुल्क के। जब देखिए जब डिफॉल्ट में जाएगा ना तो फिर पता लगेगा कि पाकिस्तान में जो बेहिसी है ना, जो अब मैं देखता हूँ माशरे में, तो फिर इनको समझ आएगी ना। ये तो आज सारे आप चले जाएं बाजारों में, आप कराची में जाएं, देखें किस तरह की कारोबार हो रहे हैं। ये सारी बातें तो मैं और आप बैठ के कर रहे हैं ना। बात है शबा साहब, एक ब्रेक है। शबा साहब आपने जो आप कह रहे हैं झटके बात भी करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। माशी सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है, आप एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में माशी सूरत हाल और जो क्राइसिस है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। निकलने का रास्ता क्या है, आप मुख्तलिफ सजेशंस भी सुन रहे हैं। अखिल करीम रेड्डी साहब, एक तो वो रास्ता जो आपने बताया और बिल्कुल सबने इत्तफाक भी किया, तकरीबन जो हमारे पैनल पे भी शब्बर जैदी साहब और एफपीसीसीआई के सदर ने इरफान इकबाल साहब ने, मौजूदा हालात में 1 से 2 माह के अंदर जो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए, जो शॉर्ट टर्म यानी बिल्कुल नियर शॉर्ट टर्म है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हमें IMF के पास 18 को जाना है, उससे पहले हमें पेट्रोल बढ़ाना है, उसके बाद ही शायद कोई दूसरे मुल्क हमें पैसे दें। तो ये इस सूरत हाल 1-2 महीने वाली, इससे कैसे निकल सकते हैं, क्या करें इसके लिए? देखिए इस पे अब आपको अपने डिसीजन लेंगे। अभी पैसे मांगने जाएंगे तो देर हो गई है, इस वक्त आपको पैसे आसानी से नहीं।
इसके पहले आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे। मैंने कहा ना कि डिसीजन ये ले जा सकते हैं कि हम अपनी पाम ऑयल की इंपोर्ट को कम करें, हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं गाड़ियों के ऊपर, छुट्टी के टाइम बढ़ा दें, आपका टाइमिंग जो है ना मॉर्निंग 7 to 6 कर दें या 5 कर दें। ये वो चीजें हैं जिससे आपकी फ्यूल की, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम होगी। अगर आप ये नहीं करते तो मुश्किलात रहेंगी और हर सूरत में ट्रेवलिंग पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी कि कोई आदमी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन ये घूमने फिरने वाले काम थोड़े टाइम के लिए बंद करवाते। आने वाले दिनों में हज खड़ा हुआ आपके सर पे, और जो आदमी $350 मिलियन खर्च करके टिकट लेता है वो $700 मिलियन खरीद के खर्च भी करेगा। इन चीजों को नहीं करेंगे तो रास्ता नहीं है इसके अलावा। आप लोगों को बताएं कि लोग अपने इस्तेमाल को, 4 गाड़ियां हैं तो घर में 2 गाड़ियां इस्तेमाल करें। इस तरह के डिसीजन बहुत सारे एक्सपर्ट हैं मिल के बैठे और बैठ के ये सारे डिसीजन मिफ्ता इस्माइल साहब कर सकते हैं अखिल करीम रेड्डी साहब को लगता है? देखे करने पड़ेंगे, वरना फिर सलाम अलैकुम करो, किसी और को बिठा दो, उनसे करवा लो। देखिए अब आप मुश्किल में आ चुके हैं, चाइना से $2.3 बिलियन हर सूरत में आपको दे दें। अगर आप नहीं लेते आपके मुश्किल आ जाएगी। रोशन डिजिटल अकाउंट में आपके बेतहाशा पैसे पड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक विड्रॉ नहीं हुए हैं। अगर कहीं ये विड्रॉ होना शुरू होंगे तो और डबल मुश्किलात बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा अब इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट को कम करें, अपने खर्चे को कम करें, जो हम कल कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, और ये करना पड़ेगा। सही नहीं करेंगे मुश्किलात हैं और बढ़ेंगी, कम नहीं होगी। एग्जैक्टली। और शब्बर जदी साहब, जी शब्बर जदी साहब, आप कह रहे हैं कि एक झटका हमें मिलना चाहिए। देखिए मैं बता तो सर इसका आप जो डिफॉल्ट कह रहे हैं इसका फायदा क्या हमारे डेट भी राइट ऑफ हो जाएंगे? जैसे इससे कोई और क्या फायदा होगा? आप झटका जो कह रहे हैं इसका फायदा और क्या होगा फाइनेंशियली, अगर मैं पूछूं आपसे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं डिफॉल्ट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे रवैये हैं, जो हमारा तरीका है, वो तो हमें खुद ब खुद डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहा है ना। फायदा नुकसान की बात नहीं है। जो जिस तरह हम इस मुल्क को चला रहे हैं वो तो खुद ब खुद डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं ना। आपके बस में नहीं है कि आप करें या नहीं करें, वो तो आप जा ही रहे हैं। मेरा मकसद है कि वो आप जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत एक चढ़ाई से उतरते हुए ट्रक की तरह है जो खाई की तरफ जा रहा है, और जो उसका जो ड्राइवर है वो समझ रहा है कि मैं उसे चला रहा हूं, जबकि इंजन बंद है और उसने स्टीयरिंग पे बैठा है और वो ट्रक खाई की तरफ गिर रहा है। ये आप इसको भूल जाएं कि डिफॉल्ट का हम चाहते हैं। डिफॉल्ट तो आपके लिए इनएविटेबल है अनलेस कि आप वो करें जो अकील भाई कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको लाना पड़ेगा इंपोर्ट लाइसेंस रिजीम को वापस, जिसका मतलब है कि इंपोर्ट सिर्फ वो होगी जिसका लाइसेंस होगा, और वो इंपोर्ट लाइसेंस जब आएगा और वो क्वांटिटी डिटरमिन होगी, वो चीज इंपोर्ट होगी। दूसरा, आपको 5 बेसिक कमोडिटीज जो पाकिस्तान की हैं, आटा, दाल, चीनी, चने की दाल और चावल, इनकी राशनिंग करनी पड़ेगी फॉर द पुअर, और उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, वो आप चलाएंगे। तीसरी बात, आपको तमाम बाजारों को बंद करना पड़ेगा 6 बजे तक। चौथी बात, आपको 5000 का नोट बंद करना पड़ेगा। और जो बात हम कह रहे हैं कि डॉलर को आप लॉकर्स में रखें, उनको बाहर लाएं, उससे मैं एग्री करता हूं, मगर एट द सेम टाइम हमें सीरियसली इन चीजों को देखना पड़ेगा कि डॉलर और ये जो हमारे पास गोल्ड की शक्ल में हमारे पैसे होल्ड हो रहे हैं, इसको हम किस तरह पाकिस्तान के मईशत के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बात वो ये सारे है फैसले मिफ्ता इस्माइल साहब कर सकते हैं? शब्बर साहब, मैंने अकील साहब से भी पूछा, आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या मिफ्ता इस्माइल साहब ये फैसले कर सकते हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब तो 1.5 साल के लिए आए हैं, वो तो इन फैसलों के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वो तो ये फैसले तो बहुत बड़ी बात है।
वो जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है, जिस तरह की कोलिशन है और जिस तरह की उनकी ड्यूरेशन है और जिस तरह उन्हें इलेक्शन में जाना है, वो तो इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मैं तो आपको ये बात कर रहा हूं स्टेफान कि ये बात तो मुझे अगले इलेक्शन के बाद भी करनी है, चाहे शहबाज शरीफ आए, पीपल्स पार्टी आए या इमरान खान आए, आप वहीं खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं मगर इलेक्शन पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा शहबाज साहब क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंच गया, माजरत हूं आपका शुक्रिया इरफान साहब, आपका शुक्रिया अखिल करीम बेदी साहब, आपका तीनों मेहमान आजाद ने ज्वाइन किया, अहम तरीन जो माशी मसाइल पर रोशनी डाली, अपनी तजावीज़ पेश करी। फीडबैक आप लोग भी दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर के पेज के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।